हेलो बच्चों, आशा करता हूं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। पादप जगत के पार्ट 1 में बच्चों आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आपको याद होगा बच्चों, पिछले लेक्चर में हम जैविक वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई और वायरसेस विषाणु तक देख चुके थे। वायरॉइड्स, प्रायोन्स भी हमने देख लिए थे, लाइकेंस की भी हमने बात कर ली थी और हमने पादप जगत का या प्लांट किंगडम का इंट्रोडक्शन हमने देख लिया था। ठीक है, तो आज हम विस्तार में किसकी बात करेंगे बच्चों? प्लांट किंगडम या पादप जगत की। अब सबसे पहली चीज बच्चों आपको याद रखनी है कि जब हम प्लांट किंगडम की बात करते हैं या पादप जगत की बात करते हैं तो हमारे पास पादप जगत में सबसे सरल यानी सबसे सिंपलेस्ट पादप से लेके सबसे जटिल पादप तक हम पढ़ेंगे। तो पादप जगत में हमारे पास क्या क्या शामिल होंगी? सबसे पहले जिसे हम कहेंगे शैवाल यानी एल्गी, उसके बाद हम बात करेंगे ब्रायोफाइट्स, फिर टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, है ना भाई। तो हमारे पास पादप जगत या प्लांट किंगडम की हम बात कर रहे हैं। तो पादप जगत में हमारे पास कौन कौन से पादप हैं? सबसे सरलतम सिंपलेस्ट प्लांट जिसे हम एल्गी कहते हैं, एल्गी से लेकर सबसे कॉम्प्लेक्स सबसे विकसित पादप जिसे हम आवृत बीजी या एंजियोस्पर्म्स कहेंगे, है ना। तो आपके पास सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म्स पादपों में सबसे सरलतम या सिंपलेस्ट कौन से हैं? शैवाल या एल्गी। और सबसे विकसित जो हैं सबसे विकसित कौन से होंगे? एंजियोस्पर्म्स या आवृत बीजी। जब हम शैवाल की बात करेंगे बच्चों तो वैसे तो यहां पर पादप जगत की अगर हम बात करें प्लांट किंगडम की तो हम 3 प्रकार की शैवाल पढ़ेंगे भाई। हरित शैवाल यानी ग्रीन एल्गी, भूरी शैवाल यानी ब्राउन एल्गी और लाल शैवाल या जिसे हम कहेंगे रेड एल्गी। ठीक है, तो प्लांट किंगडम की बात हो रही है पादप जगत की। पादप जगत में सबसे सरलतम सबसे सिंपलेस्ट पादप कौन से हैं? एल्गी है। एल्गी के बाद ब्रायोफाइट्स, फिर टेरिडोफाइट्स, फिर जिम्नोस्पर्म्स और सबसे विकसित क्या होंगे? एंजियोस्पर्म्स। और शैवाल या एल्गी की बात करें तो सरलतम एल्गी कौन कौन सी हमारे पास है? ग्रीन है, ब्राउन है और रेड एल्गी है। तो पादप जगत में या प्लांट किंगडम में हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे बच्चों? शैवाल या एल्गी की बात करेंगे। तो पहला हमारे पास क्या आ जाता है? शैवाल या एल्गी। ये जो एल्गी या शैवाल नाम है ना बच्चों, ये एक वैज्ञानिक लिनेयस ने दिया था। बिल्कुल, तो शैवाल या एल्गी नाम किसने दिया था भाई? हमारे पास लिनेयस ने। अब मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था बच्चों, अगर याद हो, कि 5 जगत वर्गीकरण के आधार पर जब हमने जो विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देखा था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांट, एनिमेलिया, तो 5 जगत वर्गीकरण के आधार पर शैवाल या एल्गी को कहां कहां स्थान दिया गया है? मोनेरा जगत में। मोनेरा जगत के अंदर हमने नील हरित शैवाल की बात की थी जो कि प्रोकैरियोट्स थी। फिर प्रोटिस्टा में सारी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक शैवाल को स्थान किसमें दिया गया है? प्रोटिस्टा में। और फाइनली पादप जगत या प्लांट किंगडम में आपके पास ग्रीन, ब्राउन और रेड एल्गी है। तो शैवाल आपको याद रखना है, 5 जगत के आधार पर शैवाल को 3 जगत में स्थान दिया गया है, मोनेरा, प्रोटिस्टा और शैवाल या एल्गी में और पादप जगत में। ठीक है, अब पहली चीज बात करें हम लोग पादप जगत की जो शैवाल है। हम तो यहां पर जिन शैवाल की बात कर रहे हैं बच्चों वो पादप जगत की शैवाल है और सभी शैवाल, ठीक है, पादप जगत की बात करें या किसी भी शैवाल की आप बात करो तो सभी शैवाल आपको याद रखना है, सारी की सारी शैवाल स्वपोषी होगी, प्रकाश संश्लेषी होगी, उनमें क्लोरोफिल ए होगा और वो ऑक्सीजन मुक्त करेंगी। तो आपको याद रखना है सभी शैवाल जो हैं इसमें कोई अपवाद नहीं है, सभी शैवाल जो हैं वो कैसी हैं? स्वपोषी यानी प्रकाश संश्लेषी हैं
इनमें क्लोरोफिल ए उपस्थित होगा और ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन मुक्त करती हैं। इसका मतलब जो नीलहरित शैवाल थी, जो मोनेरा जगत में भी है, वो नीलहरित शैवाल प्रोटिस्टा में जो एक कोशिकीय शैवाल है और पादप जगत में सभी शैवाल स्वपोषी या प्रकाश संश्लेषी होंगी, सभी में क्लोरोफिल ए होगा और सभी क्या करेंगी, ऑक्सीजन मुक्त करेंगी। कोई अपवाद नहीं है, सभी शैवाल की बात हो रही है। फिर नेक्स्ट बात करें बच्चों हम इनकी कोशिका भित्ति की, है ना। शैवाल आपके पास पादप जगत की बात हो रही है, तो शैवाल में कोशिका भित्ति की बात करें तो अगर हमने शैवाल को पादप जगत में रखा है तो इनकी कोशिका भित्ति में भी सेल्यूलोज होता है। ठीक है, प्रमुख रूप से इनकी कोशिका भित्ति में क्या मिलेगा भाई, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज के अतिरिक्त और भी प्रकार की शर्करा मिलेंगी, गैलेक्टन्स, मैनन्स। ठीक है, गैलेक्टेंस और मैनन्स का मतलब है इसमें गैलेक्टो शर्करा होगी, मैनो शर्करा होगी मैनन्स में। तो गैलेक्टेंस, मैनन्स और कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिकॉन ऑक्साइड्स। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है जो नीट में पूछा जाता है बच्चों शैवाल की कोशिका भित्ति पर। तो एल्गी या शैवाल जो पादप जगत की शैवाल है उनकी कोशिका भित्ति में आपको क्या मिलेगा, सेल्यूलोज मिलेगा। सेल्यूलोज के अलावा और भी प्रकार की शर्करा मिलेंगी, गैलेक्टेंस और मैनन्स, और अकार्बनिक पदार्थ भी इनकी कोशिका भित्ति में मिलेंगे। कौन से अकार्बनिक पदार्थ हैं, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिकॉन ऑक्साइड्स। तो यदि आपसे प्रश्न आ जाए कि शैवाल की कोशिका भित्ति में क्या क्या मिलेगा, तो शैवाल की कोशिका भित्ति में सेल्यूलोज, गैलेक्टेंस, मैनन्स, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिकॉन ऑक्साइड्स मिलेंगे। फिर नेक्स्ट चीज हमने कल भी या पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था बच्चों, हमने कहा था शैवाल को अपन ने थैलोफाइटा में रखा है ना। शैवाल को हम किस नाम से जानते हैं, थैलोफाइटा। क्या मतलब है, थैलोफाइटा का मतलब है इनकी मुख्य काय थैलस होती है। थैलस का मतलब क्या है कि ये जो शैवाल की मुख्य काय है उसमें आपको पत्तियां, जड़ और तने देखने को नहीं मिलेंगे, है ना। शैवाल को हमने किस में रखा है, पादप जगत में। तो अगर हमने इसको प्लांट्स में या पादप जगत में रखा है तो प्लांट्स का मतलब तो इनमें पत्तियां, तने और जड़ें होनी चाहिए, लेकिन शैवाल में ऐसा नहीं होता। शैवाल है तो पादप जगत में है क्योंकि वो स्वपोषी हैं, प्रकाश संश्लेषी हैं, लेकिन फिर भी इनकी मुख्य काय में तने, पत्तियां और जड़ नहीं पाई जाती। तो इनकी मुख्य काय थैलस होती है जो तने, जड़ और पत्ती में विभेदित नहीं होगी। तो थैलोफाइटा का मतलब है बच्चों इनकी मुख्य काय जो है, मेन बॉडी जो है, मुख्य काय थैलस है। और मुख्य काय थैलस का मतलब तने, पत्ती व जड़ में विभेदित नहीं होती। ठीक है, तो क्या क्या लक्षण अभी तक हमने देखे हैं। सबसे पहले हमने शैवाल की बात की है पोषण की, तो सारे के सारे शैवाल प्रकाश संश्लेषी हैं, क्लोरोफिल ए होगा और ऑक्सीजन मुक्त करेंगे। कोशिका भित्ति में प्रमुख रूप से तो सेल्यूलोज मिलेगा, लेकिन सेल्यूलोज के अतिरिक्त इनमें गैलेक्टेंस, मैनन्स, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिकॉन ऑक्साइड्स भी मिलेंगे। और शैवाल को हम थैलोफाइटा कहते हैं। थैलोफाइटा का मतलब है ये थैलस है, इसमें मुख्य काय थैलस का मतलब जो तने, पत्ती और जड़ में विभेदित नहीं होती है। फिर नेक्स्ट प्रमुख चीज आपको याद रखना है बच्चों, शैवाल के अंदर संवहनीय उत्तक नहीं होते। हां, संवहनीय उत्तक यानी वैस्कुलर टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम, ये तो सब उच्च पादपों के लक्षण हैं, है ना। जब हमने पादप कार्य की या प्लांट फिजियोलॉजी देखा था तो हमने कहा था जल और खनिज, वाटर और मिनरल्स का स्थानांतरण कौन करता था, जाइलम। भोजन का स्थानांतरण, फूड का स्थानांतरण कौन करता था, फ्लोएम। तो ये जाइलम और फ्लोएम क्या होती हैं, संवहनीय उत्तक। ये संवहनीय उत्तक सबसे पहले टेरिडोफाइट्स में आई थी। ठीक है, हम देखेंगे आगे जब हम टेरिडोफाइट्स पढ़ेंगे तो संवहनीय उत्तक सबसे पहले टेरिडोफाइट्स में विकसित हुई। इसका मतलब जो शैवाल हम पढ़ रहे हैं ये तो सबसे सरलतम पादप है, सिंपलेस्ट पादप है, इसमें किसी भी प्रकार का
संवहनीय उत्तक नहीं पाए जाते। तो शैवाल का नेक्स्ट बिंदु क्या हो गया भाई? शैवाल में संवहनीय उत्तक, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं वैस्कुलर टिश्यूज, एब्सेंट या अनुपस्थित होते हैं। इसलिए शैवाल को हम नॉन वैस्कुलर या एवैस्कुलर या असंवहनीय कह सकते हैं। ठीक है, तो शैवाल में, किसी भी शैवाल में जाइलम और फ्लोएम यानी संवहनीय उत्तक नहीं होते हैं, जरूरत भी नहीं है। जाइलम और फ्लोएम तो उच्च पादपों में चाहिए जो बड़े होते हैं, जिनमें तने, जड़, पत्तियां विभेदित होती हैं और जल को वायवीय भागों तक पहुंचाना होता है। शैवाल तो सरलतम जीव है बच्चों, छोटे से एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक है, तो बड़े छोटे से एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय शैवाल होती हैं, उनमें भोजन और जल खनिज के स्थानांतरण की जरूरत ही नहीं होती। ठीक है, तो शैवाल में संवहनीय उत्तक क्या होंगे? नहीं पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट बिंदु याद रखना है बच्चों आपको, जो शैवाल है वो अगुणित होती है। हां, शैवाल क्या होंगी भाई? अगुणित या हैप्लॉइड होती हैं। अब सारी शैवाल अगुणित होती हैं? हां, लगभग लगभग सारी शैवाल अगुणित हैं। एक अपवाद हम देखेंगे, फ्यूकस। भूरी शैवाल होती है फ्यूकस, जो द्विगुणित या डिप्लॉइड होती है। बाकी सारी की सारी, सभी की सभी शैवाल क्या होती हैं? अगुणित। तो अब देखो बच्चों, अगर शैवाल अगुणित है, हां, कवक जैसा सिस्टम, कवक या फंजाई जो हमने देखा था वो भी अगुणित थे। तो जो अगुणित होते हैं उनमें सबसे पहले लैंगिक जनन के दौरान निषेचन से युग्मनज बनता है। तो शैवाल भी अगुणित है, तो शैवाल भी यदि अगुणित है बच्चों, तो इनमें निषेचन से क्या बनेगा? द्विगुणित जाइगोट। तो शैवाल अगुणित या हैप्लॉइड होती है, तो लैंगिक जनन में इसमें निषेचन के द्वारा क्या होगा? द्विगुणित जाइगोट या युग्मनज का निर्माण होगा। ठीक है ना? फिर निषेचन के द्वारा क्या होगा? द्विगुणित जाइगोट। अब वैसे तो हम जब आगे पढ़ेंगे उच्च पादपों में, उच्च पादपों में क्या होगा? ये जो जाइगोट है ये द्विगुणित है, ये विकसित होकर भ्रूण बनाएगा, ये डेवलप होकर या विकसित होकर एम्ब्रियो या भ्रूण का निर्माण करेगा। लेकिन शैवाल में ऐसा है नहीं। शैवाल अगुणित है, अगुणित है तो निषेचन के द्वारा द्विगुणित जाइगोट बना, और यह जाइगोट बनने के तुरंत बाद मियोसिस दर्शा देता है। इसका मतलब भ्रूण का निर्माण या एम्ब्रियो का निर्माण शैवाल में नहीं देखा जाता। हम आगे पढ़ेंगे शैवाल के बाद, जब हम ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स ये सब पादप पढ़ेंगे ना, तो इन सब पादपों में हम देखेंगे कि जाइगोट या युग्मनज बनने के बाद विकास के द्वारा भ्रूण या एम्ब्रियो बनता है, क्योंकि वो सभी पादप द्विगुणित होते हैं। लेकिन शैवाल तो अगुणित है, सरलतम पादप है, तो इसमें द्विगुणित युग्मनज बना, केवल यही एक द्विगुणित कोशिका होती है। शैवाल के अंदर और कोई द्विगुणित कोशिका नहीं पाई जाती, एक ही द्विगुणित कोशिका है जाइगोट, और यह बनने के तुरंत बाद मियोसिस दर्शा देती है, भ्रूण का निर्माण नहीं होता। तो निषेचन के द्वारा द्विगुणित जाइगोट का निर्माण होता है। यह जाइगोट तुरंत मियोसिस के द्वारा या मियोसिस दर्शाता है। यह जाइगोट तुरंत मियोसिस दर्शाता है, मतलब किसका निर्माण नहीं होता भाई? भ्रूण या एम्ब्रियो का निर्माण नहीं होता। शैवाल में भ्रूण का निर्माण नहीं होता, इसलिए शैवाल क्या है? नॉन
एम्ब्रियोफाइटा। इसमें भ्रूण का निर्माण नहीं हो रहा, नॉन एम्ब्रियोफाइटा। क्लियर? तो 3 लक्षण देखे हमने शैवाल के। सबसे पहला, शैवाल में संवेदनीय उत्तक नहीं होते, तो इसलिए हम इसको नॉन वैस्कुलर या असंवेदनीय कहते हैं। फिर शैवाल की मुख्य काय थैलस है, जो तने, पत्ती और जड़ में विभेदित नहीं है, थैलोफाइटा कहते हैं। और शैवाल में किसका निर्माण नहीं होता? भ्रूण का निर्माण नहीं होता, इसलिए इसको क्या कहते हैं? नॉन एम्ब्रियोफाइटा। है ना भाई? तो एल्गी या शैवाल वापस देखो, हमने एल्गी या शैवाल के क्या क्या लक्षण देखे हैं। सबसे सरलतम पादप है, तो हमने इसको क्या नाम दे दिया? थैलोफाइटा। फिर ये असंवेदनीय है, संवेदनीय उत्तक नहीं है, नॉन वैस्क्यूलर। और तीसरा, भ्रूण का निर्माण नहीं होता, इसीलिए ये क्या है? नॉन एम्ब्रियोफाइटा। तो जरूरी नहीं है बच्चों क्वेश्चन में हमेशा शैवाल या एल्गी लिखा हो। क्वेश्चन में आपको लिख सकते हैं कि थैलोफाइटा, पादप जगत में थैलोफाइटा है, या असंवेदनीय या नॉन एम्ब्रियोफाइटा। तो आपको मालूम होना चाहिए ये तीनों लक्षण किसके हैं? शैवाल के हैं। थैलस काय है, संवेदनीय उत्तक नहीं है, और भ्रूण का निर्माण नहीं होता। फिर बच्चों नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है? शैवाल में जनन। तो नेक्स्ट हमारे पास शैवाल या एल्गी में जनन की बात करें, तो वही हम हमेशा 3 कैटेगरीज बनाते हैं जनन की। यूकैरियोट्स हैं कायिक, अलैंगिक और लैंगिक जनन। कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। ठीक है, मैंने आपको हमेशा बताया है बच्चों, कायिक जनन एक प्रकार का अलैंगिक जनन ही होता है। कायिक जनन एक प्रकार का अलैंगिक जनन ही है, लेकिन अनुकूल परिस्थितियों में होता है। परिस्थितियां थोड़ी प्रतिकूल होती हैं तो अलैंगिक होता है। अच्छा, और जब अवस्थाएं बहुत ज्यादा प्रतिकूल हैं, अनफेवरेबल कंडीशंस बहुत ज्यादा हैं, तो प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने के लिए विविधता या वेरिएशन की जरूरत पड़ेगी। और प्रतिकूल परिस्थितियों में जब विविधता की आवश्यकता होगी, आनुवांशिक विविधता की आवश्यकता होगी, तो कोई भी जीव, शैवाल हो या कोई भी और जीव हो, वो कौन सा जनन दर्शाएगा? लैंगिक जनन। है ना? तो कोई भी एक जीव है बच्चों, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है जो अलैंगिक और लैंगिक दोनों तरह का जनन दर्शाता है। तो आपको याद रखना है, जब अनुकूल परिस्थितियां हैं, जब अनुकूल परिस्थितियां हैं, भरपूर भोजन उपस्थित है, तो वो कायिक जनन दर्शाएगा, जो एक अलैंगिक जनन का प्रकार है। फिर कंडीशंस अगर थोड़ी प्रतिकूल हो जाएं, तो फिर वो बीजाणु या स्पोर्स का निर्माण करेगा, अलैंगिक जनन है। और जब कंडीशंस लंबे समय तक ज्यादा प्रतिकूल रहें और आनुवांशिक विविधता की जरूरत हो, नए लक्षणों की आवश्यकता हो, तो विविधता या आनुवांशिक नए लक्षण तो केवल लैंगिक जनन से ही संभव है। कायिक जनन हो या अलैंगिक जनन, एक ही मतलब है, इनमें तो कोई आनुवांशिक विविधता नहीं आती, कोई नए लक्षण देखने को नहीं मिलते। नए लक्षण हैं, नई विविधता देखी जानी है, तो वो केवल कब संभव है? लैंगिक जनन के कारण ही संभव होती है। ठीक है, तो शैवाल में कायिक जनन की बात करें अनुकूल परिस्थितियों में भाई, तो आपके पास मुख्य रूप से तो होता है खंडन, या जिसे हम कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। ये सबसे कॉमन प्रकार का अलैंगिक जनन मिलेगा आपको कायिक जनन शैवाल में। अलैंगिक जनन में आपके पास बीजाणु बनेंगे, वैसे ही बीजाणु होते हैं जैसे कवक में हमने देखा था। हां, जूस्पोर्स, चल बीजाणु, और अचल बीजाणु यानी एप्लानोस्पोर्स। कॉनिडिया नहीं होता बच्चों। इसमें मुख्य रूप से 2 प्रकार के बीजाणु बनते हैं, चल बीजाणु और अचल बीजाणु, जूस्पोर्स और एप्लानोस्पोर्स। लैंगिक जनन के बारे में अब हम विस्तार से बात करेंगे। ठीक है, शैवाल में लैंगिक जनन में अलग बना रहा हूं।
अब जब हम लैंगिक जनन की बात करेंगे ना, तो लैंगिक जनन में बच्चों 3 प्रकार के लैंगिक जनन होते हैं। आइसोगेमस, जिसे हम कहते हैं बच्चों समयुग्मी, अनाइसोगेमस जिसे हम कहते हैं विषम युग्मी, और उगेमस जिसे हम कहते हैं अंडयुग्मी। हां, 3 प्रकार के लैंगिक जनन है भाई हिंदी में। आइसोगेमस का मतलब है समयुग्मी है, अनाइसोगेमस विषम युग्मी, और उगेमस को हम कहते हैं अंडयुग्मी। मैंने कहा था आपको, इसका विस्तार से हम बात करेंगे आगे। अब सम या आइसो का मतलब होता है एक जैसा, तो आइसोगेमस या समयुग्मी का मतलब है नर और मादा युग्मक सेम है, सेम साइज के हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक जो हैं वो सेम एक जैसे होंगे। तो जब नर और मादा युग्मक एक जैसे होते हैं तो उस लैंगिक जनन को क्या कहते हैं? आइसोगेमस या समयुग्मी। अब सारा खेल ही उदाहरण पर है बच्चों यहां पर। तो उदाहरण कौन से याद रखने हैं? पहले तो आपको याद रखना है क्लमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स। इन दोनों में समयुग्मी यानी गतिशील युग्मक होते हैं। गतिशील या जिसे हम कहते हैं मोटाइल युग्मक। तो नर और मादा युग्मक जो है वो दोनों गतिशील युग्मक किसमें मिलेंगे? क्लमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स में। और दूसरा उदाहरण होता है स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा में अगतिशील या नॉन मोटाइल युग्मक हैं। ठीक है, तो लैंगिक जनन 3 प्रकार का है शैवाल में, आइसोगेमस, अनाइसोगेमस, उगेमस। सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? आइसोगेमस यानी समयुग्मी। आइसोगेमस या समयुग्मी का मतलब है नर और मादा युग्मक एक जैसे होंगे, एक ही साइज के होंगे। तो नर और मादा युग्मक एक जैसे किसमें होंगे? क्लमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा। तीनों में फर्क क्या है? क्लमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स जो शैवाल हैं उनके युग्मक गतिशील होंगे, हां उनमें फ्लैजिला लगा होगा। और स्पाइरोगायरा के जो युग्मक हैं उसमें फ्लैजिला नहीं होगा, वो अगतिशील होंगे। लेकिन तीनों किसके अंदर आते हैं? आइसोगेमस यानी समयुग्मी। फिर नेक्स्ट आता है अनाइसोगेमस। अनाइसोगेमस विषम युग्मी का मतलब हो गया नर और मादा युग्मक एक समान नहीं है। और एक समान नहीं है ये किसमें देखा जाता है? क्लमाइडोमोनास की कुछ और जातियों में। हां, क्लमाइडोमोनास इसमें भी है आइसोगेमस, और क्लमाइडोमोनास की कोई अन्य जातियां हैं वो अनाइसोगेमस भी दर्शाती हैं। क्लमाइडोमोनास दोनों में आते हैं, आइसोगेमस में भी आएंगे और विषम युग्मी में भी आएंगे। कुछ क्लमाइडोमोनास की जातियां जिसमें नर और मादा युग्मक एक समान नहीं होते हैं। फिर अंड युग्मी का मतलब क्या है बच्चों? यह ध्यान रखेंगे। अंड युग्मी है तो अनाइसोगेमस जैसा ही। अंड युग्मी जो है वो विषम युग्मी प्रकार का ही है। इसमें होता क्या है? इसमें जो नर युग्मक है वो हमेशा छोटा और गतिशील होगा, और जो मादा युग्मक है वो हमेशा बड़ी और अगतिशील होगी। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है अंड युग्मी या उगेमस में। अंड युग्मी में नर युग्मक, अंड युग्मी प्रकार का जो लैंगिक जनन होगा उसमें हमेशा नर युग्मक छोटे और गतिशील होंगे, और मादा युग्मक हमेशा बड़ी और अगतिशील होगी। और इसके उदाहरण पर भी बहुत बार सवाल आ चुका है। इसके उदाहरण होते हैं फ्यूकस और वॉल्वॉक्स। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जो आपको याद रखने हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? लैंगिक जनन की। लैंगिक जनन में किसकी बात हो रही है? 3 प्रकार के लैंगिक जनन शैवाल में अपन बात कर रहे हैं। 3 प्रकार के लैंगिक जनन क्या हैं? आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और उगेमस हैं।
क्या क्या इसमें ध्यान में रखना है? आइसोगेमस, ऊगेमस और अनाइसोगेमस। तो आइसोगेमस में क्लमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा उदाहरण है। अनाइसोगेमस या विषम युग्मी में क्लमाइडोमोनास की कुछ अन्य जातियां हैं, वो उदाहरण है। और आपके पास अंड युग्मी में कौन से उदाहरण हैं? फ्यूकस और वॉल्वॉक्स उदाहरण हैं। तो आइसोगेमस, अनाइसोगेमस और ऊगेमस, ये 3 प्रकार का लैंगिक जनन है जो शैवाल में देखा जाएगा। ठीक है, तो अपन ने क्या बात की है बच्चों? शैवाल के सामान्य लक्षणों की बात की है। हमने शैवाल में जनन की प्रक्रिया देख ली, कोशिका भित्ति देख ली, इनको हम थैलोफाइटा कहते हैं। इनमें भ्रूण का निर्माण नहीं होता, नॉन एम्ब्रियोफाइटा हैं। इनमें संवहनीय ऊतक भी नहीं होते, असंवहनीय है। फिर क्या होता है बच्चों? हम जो शैवाल या एल्गी है, शैवाल या एल्गी को हम 3 वर्गों में विभेदित करते हैं। ठीक है, तो शैवाल या एल्गी को हम क्या करते हैं? 3 क्लास या 3 वर्गों में विभेदित करते हैं। किस आधार पर? याद करो, अपन ने प्रोटोजोआ पढ़ा था। प्रोटोजोआ को अपन ने 4 वर्गों में विभेदित किया था। किस आधार पर? गमनांग या लोकोमोटरी ऑर्गन्स के आधार पर। फिर अपन ने किसकी बात की थी? यहां कवक की। कवक को भी अपन ने 4 वर्गों में विभेदित किया था। तो कवक को 4 वर्गों में विभेदित किया था। किस आधार पर? माइसीलियम की संरचना के आधार पर, फ्रूटिंग काय और बीजाणु के आधार पर। यहां पर हम शैवाल को भी, पादप जगत की शैवाल को भी 3 वर्गों में विभेदित करेंगे। हरी, भूरी और लाल शैवाल। किस आधार पर? प्रकाश संश्लेषी वर्णक के आधार पर। ठीक है, तो मुख्य रूप से यहां पर शैवाल को मुख्यतः प्रकाश संश्लेषी वर्णक के आधार पर, शैवाल को मुख्यतः प्रकाश संश्लेषी वर्णक के आधार पर 3 वर्गों में विभेदित किया जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये जो हरी, हम जो ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी पढ़ेंगे, ये 3 प्रकार की शैवाल हम पढ़ेंगे ना बच्चों। इन 3 शैवालों को मुख्यतः किस आधार पर विभेदित किया जा रहा है? प्रकाश संश्लेषी वर्णक के आधार पर। मुख्यतः प्रकाश संश्लेषी वर्णक के आधार पर विभेदित कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा उनकी कोशिका भित्ति, उनमें संचित भोजन, उनमें फ्लैजिला कितने हैं, उसके आधार पर भी इन्हें वर्गीकृत किया जाता है। मतलब वर्गीकरण के लिए, उनको क्लासिफाई करने के लिए हमने मुख्य कारण तो क्या है? वर्णक। वर्णक तो सबसे प्रमुख कारण है जिसके आधार पर हम उनको 3 प्रकार में विभेदित करते हैं। उसके अलावा और बिंदुओं पर भी हम वर्गीकृत कर लेते हैं। भित्ति के आधार पर कर लेते हैं, संचित भोजन के आधार पर और फ्लैजिला के आधार पर। तो मुख्यतः तो हो गया। फिर इसके पश्चात या इसके अतिरिक्त वर्गीकरण में संचित भोजन, कोशिका भित्ति और फ्लैजिला जैसे लक्षण भी देखे जाते हैं। ठीक है, तो शैवाल को अपन मुख्यतः क्या कर रहे हैं? 3 वर्गों में विभेदित कर रहे हैं। मुख्यतः 3 वर्गों में विभेदित करने का आधार क्या है भाई? मुख्यतः 3 वर्गों में विभेदित करने का आधार प्रकाश संश्लेषी वर्णक है। लेकिन उसके अलावा फिर हम उसे संचित भोजन, भित्ति और फ्लैजिला जैसे लक्षणों के आधार पर भी वर्गीकृत कर लेते हैं। तो अब 3 शैवाल हैं, बिल्कुल सही। कौन कौन सी हैं? हरित शैवाल यानी ग्रीन एल्गी, भूरी शैवाल यानी ब्राउन एल्गी और लाल शैवाल जिसे हम रेड एल्गी कहते हैं। ठीक है, ये 3 शैवाल हो गई भाई। अब किन किन लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत करेंगे वो भी। सबसे प्रमुख तो अपन ने बात की प्रकाश संश्लेषी वर्णक के आधार पर।
सबसे प्रमुख तो प्रकाश संश्लेषी वर्णक होंगे, फिर संचित भोजन, फिर कोशिका भित्ति, फिर फ्लैजिला और आखिरी में आवास। ठीक है भाई, तो हम लोग हरी शैवाल, भूरी शैवाल और लाल शैवाल तीनों को किन किन लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत कर रहे हैं? सबसे प्रमुख तो प्रकाश संश्लेषी वर्णक थे, फिर वर्णक के आधार पर संचित भोजन है, भित्ति है, फ्लैजिला है और आवास है। ठीक है, करके देखें एक एक करके। सबसे पहले तो वर्णकों की बात करें तो हरित शैवाल में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी होगा। हरित शैवाल में कौन से प्रकाश संश्लेषी वर्णक है बच्चों? ए और बी होगा। ब्राउन में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी, और लाल शैवाल में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी। देखो भाई, क्लोरोफिल ए तो मैंने कहा था कि यूनिवर्सल पिगमेंट है, सार्वत्रिक प्रकाश संश्लेषी वर्णक है, तो क्लोरोफिल ए तो सब में होगा। अब जीबीआर से याद रखना है, पहले बी फिर सी और डी। अब ग्रीन एल्गी जो है, हरित शैवाल का हरा रंग तो क्लोरोफिल के कारण है। ब्राउन एल्गी में जो भूरा रंग होता है ना, मुख्यतः भूरा रंग का कारण होता है फ्यूकोजैंथिन। भूरा रंग का कारण क्या है भाई? फ्यूकोजैंथिन। और लाल शैवाल जो है उसमें जो लाल रंग है, लाल रंग मुख्यतः फाइकोएरिथ्रिन है ना। तो हरित शैवाल में तो क्लोरोफिल ए और बी हो गए, और क्लोरोफिल के कारण हरा रंग आ गया। भूरी एल्गी या ब्राउन एल्गी में जो भूरा रंग है वो किसकी अधिक मात्रा के कारण है? फ्यूकोजैंथिन के कारण। और रेड एल्गी में जो लाल रंग है वो किस कारण? फाइकोएरिथ्रिन के कारण। तो मुख्यतः तो वर्णकों के आधार पर अपन ने यह विभेदन कर लिया। फिर आता है दूसरा, संचित भोजन। अब संचित भोजन आसान, ग्रीन एल्गी में तो सिंपल स्टार्च संचित भोजन होता है। ब्राउन एल्गी में लैमिनेरिन और मैनिटोल संचित भोजन होता है। स्टार्च तो हमको पता ही है, हमने जैव अणु में पढ़ा है। मैनिटोल एक प्रकार की अल्कोहल है, लैमिनेरिन भी एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड है। हां, यह भी ग्लूकोज का पॉलीसैकेराइड होता है लैमिनेरिन, लेकिन इसमें ग्लूकोज का बीटा रूप होता है। ठीक है, जैव अणु अगर आपको याद हो तो वहां पर मैंने अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज की बात की रखी है। तो स्टार्च में तो हमको पता है ग्लूकोज का कौन सा रूप पाया जाता है? अल्फा रूप पाया जाता है। लेकिन लैमिनेरिन की हम बात करें तो लैमिनेरिन में ग्लूकोज का बीटा रूप पाया जाता है। और जो रेड एल्गी है बच्चों, फाइनली रेड एल्गी के अंदर एक विशेष प्रकार का स्टार्च होता है जिसे हम फ्लोरिडियन स्टार्च कहते हैं। फ्लोरिडियन स्टार्च जो है ना बच्चों, उसकी संरचना किसके समान होती है? अमाइलोपेक्टिन के समान। ठीक है, तो ये मुख्य वो संचित भोजन की हम बात करें तो संचित भोजन ग्रीन एल्गी में कौन सा है? स्टार्च है। ब्राउन एल्गी भूरी शैवाल में लैमिनेरिन और मैनिटोल है, और रेड एल्गी जो है उसमें फ्लोरिडियन स्टार्च। फ्लोरिडियन स्टार्च का मतलब है ये स्टार्च का वो रूप है जो ज्यादा शाखित है, जिसमें ब्रांचेस ज्यादा हैं। और जैव अणु में आपको याद होगा बच्चों, मैंने आपको स्टार्च में बता रखा है, स्टार्च का एक अमाइलोज रूप होता है और एक अमाइलोपेक्टिन रूप होता है। अमाइलोज के अंदर, अमाइलोज में कोई शाखाएं नहीं होती, अमाइलोपेक्टिन में शाखाएं होती हैं। और अमाइलोपेक्टिन से भी ज्यादा शाखाएं आपको किसमें मिलेंगी? फ्लोरिडियन स्टार्च। तो फ्लोरिडियन स्टार्च जो है वो एक शाखित स्टार्च है, यानी किसके समान है? अमाइलोपेक्टिन के समान है, जिसमें शाखाएं ज्यादा होती हैं। ठीक है, फिर भित्ति की बात करें तो सब में सेल्यूलोज तो होगा ही, सभी में सेल्यूलोज आपको मिलेगा कोशिका भित्ति में। फर्क क्या है? सेल्यूलोज के साथ पेक्टिन मिलेगा ग्रीन एल्गी में, एल्गिन मिलेगा ब्राउन एल्गी में, और पॉलीसल्फेट एस्टर्स मिलेंगे रेड एल्गी में। ठीक है, तो कोशिका भित्ति की बात हो रही है, कोशिका भित्ति में सब में सेल्यूलोज मिलेगा।
सेल्यूलोज के साथ पेक्टिन ग्रीन एल्गी में, एल्गिन ब्राउन एल्गी में, पॉलीसल्फेट एस्टर्स रेड एल्गी में। फिर नेक्स्ट लक्षण की बात करें तो फ्लैजिला। ग्रीन एल्गी में फ्लैजिला की संख्या 2 से 8 होती है, वो शीर्ष पे होता है और समान या इक्वल होता है। इनमें 2 होते हैं, फ्लैजिला पार्श्व होंगे और अनइक्वल। और फ्लैजिला किस शैवाल में नहीं होता? लाल शैवाल या रेड एल्गी में नहीं पाया जाता। तो 2 से 8 फ्लैजिला किसमें है? ग्रीन एल्गी में। सब शीर्षस्थ होंगे, सब ऊपर की तरफ होंगे, सारे साइज में इक्वल होंगे। ब्राउन एल्गी में 2 फ्लैजिला होंगे, साइड में होंगे, पार्श्व और असमान साइज के। और फ्लैजिला किसमें होता ही नहीं? रेड एल्गी में। लाल शैवाल में कोई फ्लैजिला नहीं है। तो एक क्वेश्चन आता है कि ऐसी शैवाल बताओ जिसमें अगतिशील बीजाणु हैं, ऐसी शैवाल बताओ जिसमें अगतिशील युग्मक हैं। तो सब रेड एल्गी है। लाल शैवाल में युग्मक भी अगतिशील हैं क्योंकि फ्लैजिला है ही नहीं, बीजाणु भी सारे के सारे अगतिशील हैं क्योंकि फ्लैजिला है ही नहीं। फिर अंत में बात करें बच्चों आवास की, तो आवास शुद्ध और लवणीय जल दोनों में कौन सी शैवाल मिलेगी भाई? शुद्ध और लवणीय जल दोनों में आपको हरी शैवाल शुद्ध जल में भी मिलती है, लवणीय जल में भी मिलती है। ब्राउन और रेड एल्गी जो है ना बच्चों, वो अधिकांश लवणीय जल में मिलती है। अधिकांश लवणीय जल, अधिकांश लवणीय जल। तो अधिकांश लवणीय जल में आपको ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी मिलते हैं। ठीक है, तो शुद्ध और लवणीय जल दोनों आवासों में आपको क्या मिलेगा? हरित शैवाल। और ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी है वो प्रमुख रूप से किसमें मिलेगी? लवणीय जल में मिलेगी। तो ये अपन ने तो सामान्य लक्षणों के आधार पर ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी को विभेदित कर दिया। तो देखो बच्चों, हम शैवाल की बात कर रहे हैं। सबसे सरलतम पादप जगत में भी सबसे सिंपलेस्ट, सबसे सरलतम क्या है? शैवाल है। छोटी से छोटी होती हैं, एक कोशिकीय भी हो सकती है, बहुकोशिकीय भी हो सकती है। सबसे सरलतम शैवाल है। कोई तने पत्ती जड़ मिलेगी नहीं, कोई भ्रूण बनेगा नहीं, कोई संवेदनीय उत्तक होंगे नहीं। तो सबसे सरलतम पादप है, शैवाल है। फिर अपन ने इसको प्रकाश संश्लेषी वर्णकों के आधार पर 3 प्रकार में विभेदित कर दिया। उसके साथ साथ संचित भोजन, भित्ति, फ्लैजिला और आवास की भी बात कर ली। तो ज्यादातर क्वेश्चन तो ये सामान्य लक्षणों पर ही पूछे जाते हैं, लेकिन खेल तो सारा क्या है? उदाहरण का। हरित शैवाल के उदाहरण क्या होंगे, भूरी शैवाल के क्या होंगे, रेड एल्गी के क्या होंगे। तो सामान्य लक्षण तो बच्चों अपन ने देख लिया। अब हर एल्गी या हर शैवाल के कुछ विशिष्ट लक्षण होंगे, उनकी हम बात करेंगे। तो एक एक करके सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे भाई? ग्रीन एल्गी की। तो सबसे पहले अपन किसकी बात करें? ग्रीन एल्गी, जिसे हम हरित शैवाल भी कहते हैं या जिसको हम क्लोरोफाइसी भी कहते हैं। अब देखो बच्चों, ग्रीन एल्गी है, ब्राउन एल्गी है, रेड एल्गी है, हरित शैवाल है, भूरी शैवाल है, लाल शैवाल है। तीनों में से सबसे विकसित शैवाल किसे कहेंगे? हरित शैवाल को। सबसे विकसित शैवाल किसे कहते हैं? ग्रीन एल्गी को। क्यों? वर्णक के आधार पर, है ना भाई। अगर अपन ने वर्गीकृत ही शैवाल को किस पर किया है? शैवाल का वर्गीकरण ही हमने मुख्य रूप से तो वर्णक के आधार पर किया है। तो वर्णक तो सर ए सब में है, इसमें बी है, सी है, डी है। अब उच्च पादपों में, मतलब ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, सारे उच्च पादपों में वर्णक क्या होता है? ए और बी। प्रकाश संश्लेषण में हमने पढ़ा था ना, सारे के सारे पादपों में प्रकाश संश्लेषी वर्णक तो ए और बी होता है। तो ए और बी उच्च पादपों के समान प्रकाश संश्लेषी वर्णक किसके पास है? ग्रीन एल्गी के पास। इसलिए सबसे विकसित शैवाल कौन सी है? ग्रीन एल्गी। तो ग्रीन एल्गी में पहला विशेष लक्षण याद रखना आपको, यह सबसे विकसित शैवाल है।
ठीक है भाई, वैसे तो सबसे शैवाल जो है वो सबसे सिंपलेस्ट होती है, लेकिन इन तीनों शैवालों में से भी सबसे विकसित शैवाल कौन सी है? ग्रीन एल्गी। किस आधार पर? वर्णक के आधार पर। ए और बी उच्च पादपों के समान वर्णक होते हैं। यूग्लिना में भी ए और बी थे, और क्राइसोफाइट्स और डायनोफ्लैजिलेट्स में ब्राउन एल्गी जैसे ए और सी होते हैं। ठीक है, अब हरित शैवाल में दो विशेष लक्षण हैं। सामान्य लक्षण तो अपन ने सारे देख लिए। सामान्य लक्षण क्या है? वर्णक हमने देख लिया। संचित भोजन क्या होता है? स्टार्च हमने देख लिया। भित्ति सेल्यूलोज और पेक्टिन से बनी है, देख ली। फ्लैजिला की संख्या 2 से 8 हो सकती है, सब इक्वल साइज के होंगे, और ये शुद्ध और लवणीय जल में पाए जाएंगे। ये तो अपन ने सब देख लिया। दो विशिष्ट लक्षण अब ग्रीन एल्गी में याद रखने हैं। दो विशिष्ट लक्षण जो हरित शैवाल में होते हैं, उसमें पहला विशिष्ट लक्षण यह है बच्चों की जो ग्रीन एल्गी है, हरित शैवाल, ग्रीन एल्गी के अंदर क्लोरोप्लास्ट के अलग अलग आकार होते हैं। तो पहला विशेष लक्षण है कि क्लोरोप्लास्ट के विभिन्न शेप्स पाए जाते हैं। यह आपको याद होगा बच्चों, अपन ने कोशिका की संरचना में भी मैंने बताया था। तो क्लोरोप्लास्ट के विभिन्न आकार या शेप कैसे हैं? देखो, सबसे पहले तो कप आकार का क्लोरोप्लास्ट होता है। कप, सीसी याद रखना है बच्चों। कप आकार का क्लोरोप्लास्ट क्लमाइडोमोनास में होता है। फिर स्पाइरल आकार का क्लोरोप्लास्ट भी होता है, वो भी एस याद रखना है, स्पाइरोगायरा नाम से ही है ना। कप आकार का क्लोरोप्लास्ट क्लमाइडोमोनास में होगा, स्पाइरल आकार का क्लोरोप्लास्ट स्पाइरोगायरा में होगा। गर्डल आकार का क्लोरोप्लास्ट, गर्डल आकार को हम कहते हैं बच्चों मेखला। मर्डल आकार का होता है यूलोथ्रिक्स में। ठीक है, फिर जालीदार रेटिक्यूलेट आकार जिसे हम कहते हैं जालीदार, ये किसमें होगा? ये होता है ऊडीगोनियम में। ठीक है, तो कप आकार का क्लोरोप्लास्ट क्लमाइडोमोनास में है, स्पाइरल आकार का क्लोरोप्लास्ट स्पाइरोगायरा में है, गर्डल या मेखला आकार का क्लोरोप्लास्ट यूलोथ्रिक्स में है, और जालीदार आकार का क्लोरोप्लास्ट ऊडीगोनियम में है। तो पहला विशेष लक्षण तो है कि इनका क्लोरोप्लास्ट जो है वो अलग अलग आकार का होता है। ठीक है, तो यह एक लक्षण आपको याद रखना है। फिर एक और दूसरा विशेष लक्षण, इनके क्लोरोप्लास्ट के भीतर मुख्य रूप से पायरेनोइड्स पाए जाते हैं। दूसरा विशेष लक्षण है, यह हरित शैवाल के लक्षण है भाई, क्लोरोप्लास्ट के भीतर पायरेनोइड्स उपस्थित होते हैं। ये क्या है भाई? संचित भोजन मान लो। पायरेनोइड्स जो है ना बच्चों, वो स्टार्च प्लस प्रोटीन का संकुल होता है। क्लोरोप्लास्ट के भीतर स्टार्च और प्रोटीन, जो प्रोटीन है वो तो केंद्र में होगा, सेंटर में, और स्टार्च की कोटिंग या परिधि में होगा। तो दो विशेष लक्षण है जो हरित शैवाल के याद रखने हैं। ठीक है, सबसे विकसित लक्षण, सब शैवालों में सबसे विकसित कौन सी हो गई? हरित शैवाल। शैवालों में सबसे विकसित तो आपके पास हरित शैवाल हो गई वर्णक के आधार पर, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल ए और बी हैं जो उच्च पादपों के समान हैं। फिर दो विशेष लक्षण हैं जो मैंने आपको ग्रीन एल्गी में बताए हैं। एक तो इनमें क्लोरोप्लास्ट का अलग अलग आकार है। आपसे पूछ लिया जाए कौन सी ऐसी शैवाल है जिसमें क्लोरोप्लास्ट का आकार अलग अलग होता है, तो क्लोरोप्लास्ट के अलग अलग आकार वाले तो हरित शैवाल हैं। कप आकार का, स्पाइरल आकार का, मेखला आकार का, जालीदार क्लोरोप्लास्ट, ये आपको अलग अलग हरित शैवाल में मिलेंगे। फिर दूसरा मैंने बताया कि क्लोरोप्लास्ट के भीतर पायरेनोइड्स होंगे। नेक्स्ट विशेष लक्षण, क्लोरोप्लास्ट का आकार तो है ही, उसके अंदर आपको छोटे छोटे क्या मिलेंगे? पायरेनोइड्स।
ये पायरेनोइड्स किसके संकुल हैं? स्टार्च और प्रोटीन के संकुल हैं। जो स्टार्च है वो परिधि में मिलेगा और केंद्र में क्या मिलेगा? प्रोटीन मिलेगा। ठीक है, ये तो हमने बात कर ली ग्रीन एल्गी या हरित शैवाल की बात कर ली। अब सारा खेल ही उदाहरण पर है। सारा खेल जो ग्रीन एल्गी का है वो उदाहरण। तो ग्रीन एल्गी के उदाहरण, ठीक है। डायग्राम एनसीईआरटी में दे रखे हैं बच्चों, 3 एनसीईआरटी में डायग्राम है। सुनो, पहले 1 मिनट लिख लेते हैं। पहले मैं एग्जांपल्स लिख दूं बच्चों, यहां पर ध्यान देंगे। क्लोरेला, क्लामाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, हाइड्रोडिक्टियन, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, कारा, उल्वा, क्लैडोफोरा। ये उदाहरण आपको ग्रीन एल्गी के याद रखने हैं। क्लोरेला, क्लामाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, हाइड्रोडिक्टियन, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, कारा, उल्वा, क्लैडोफोरा। सुनो एक एक करके। सबसे पहले क्लोरेला एक कोशिकीय है, एक कोशिका से बनी है। क्लामाइडोमोनास भी एक कोशिकीय है। याद है, क्लोरेला, क्लामाइडोमोनास लिखा तो मैंने ग्रीन एल्गी के उदाहरण में है, लेकिन ये दोनों एक कोशिकीय यूकैरियोट्स हैं। इसलिए 5 जगत के आधार पर इनको रखा किस में गया है? प्रोटिस्टा जगत में। फिर याद रखना, कंफ्यूज गलत मत कर देना। सर क्लोरेला, क्लामाइडोमोनास आपने तो यहां लिखा है सर ग्रीन एल्गी में। ग्रीन एल्गी तो पादप जगत में है। हां, ग्रीन एल्गी हैं, लेकिन क्लोरेला, क्लामाइडोमोनास एक कोशिकीय यूकैरियोट्स हैं। इसलिए 5 जगत के आधार पर इन दोनों को स्थान कहां दिया गया है? प्रोटिस्टा जगत में। बस यही याद रखना। क्लोरेला, क्लामाइडोमोनास क्या है? हरित शैवाल। कैसी हरित शैवाल है? एक कोशिकीय हरित शैवाल, सही। लेकिन 5 जगत वर्गीकरण के आधार पर, 5 जगत वर्गीकरण के आधार पर इनको स्थान कहां रखा गया है? तो इनको स्थान या कहां रखा गया है? प्रोटिस्टा जगत में रखा गया है। ठीक है, तो क्लोरेला, क्लामाइडोमोनास एक कोशिकीय हैं, एक कोशिकीय हरित शैवाल हैं, लेकिन इनको स्थान प्रोटिस्टा में दिया गया है। फिर क्लोरेला जो है वो एससीपी के रूप में यूज होती है, सिंगल सेल प्रोटीन। याद है, स्पाइरुलिना भी पढ़ा था अपन ने। क्लोरेला, स्पाइरुलिना पढ़ा था, वो भी सिंगल सेल प्रोटीन था। क्लोरेला भी सिंगल सेल प्रोटीन का उदाहरण है। एक कोशिकीय है, अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है। फिर वॉल्वॉक्स और हाइड्रोडिक्टियन बच्चों, ये कॉलोनियल रूप है, कॉलोनी में पाए जाते हैं। ये कैसे रूप है? कॉलोनी। वॉल्वॉक्स का डायग्राम एनसीईआरटी में है बच्चों, इसका डायग्राम एनसीईआरटी में है। कैसे दे रखा है? हां, ऐसा कुछ गेंद रूपी। ये वॉल्वॉक्स जो है वो कॉलोनी में पाई जाती है। ये सब एक दूसरे से जुड़ी होती हैं।
ठीक है भाई, ऐसे आपके पास ये कॉलोनियल रूप किसका है? वॉलवॉक्स का। ठीक है, डायग्राम मैंने कहा था वही डायग्राम नीट में आएंगे जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं। ये वॉलवॉक्स दे रखा है, ये छोटी छोटी डॉटर कॉलोनीज हैं और ये पेरेंट कॉलोनी है। हाइड्रोडिक्टियन भी कॉलोनियल रूप है। फिर यूलोथ्रिक्स भी तंतुमय रूप होता है, स्पाइरोगायरा भी तंतुमय रूप है। इसको हम पॉन्ड स्कम के नाम से जानते हैं, इसको वाटर सिल्क के नाम से जानते हैं। कारा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कारा जो है वो मोनोइशियस होती है, एक लिंगाश्रयी। कारा पर हम आगे देखेंगे जनन में। कारा जो है नर और मादा लैंगिक अंग एक ही कारा पर पाए जाते हैं, मोनोइशियस। और इसकी जो कोशिका भित्ति है ना बच्चों, वो कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। कारा मोनोइशियस है। मोनोइशियस का मतलब एक लिंगाश्रयी जिसे कहते हैं, जिसमें नर और मादा लैंगिक अंग एक ही पादप पर होंगे। तो कारा है, कारा पर नर और मादा लैंगिक अंग दोनों पाए जाते हैं, इसलिए कारा क्या है? मोनोइशियस। उल्वा जो होती है उसे कहते हैं सी लेट्यूस, और क्लैडोफोरा जो है वो एपिजोइक एल्गी है। एपिजोइक का मतलब ये जंतुओं के ऊपर पाई जाती है, जंतुओं पर पाई जाती है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना कि शैवाल, स्लॉथ बेयर एक भालू के ऊपर पाई जाती है, तो जंतु के ऊपर रहने वाली एल्गी कौन सी है? क्लैडोफोरा। जंतुओं के ऊपर पाई जाती है, एपिजोइक। तो वॉलवॉक्स का डायग्राम एनसीईआरटी में दे रखा है बच्चों, एक क्लमाइडोमोनास का डायग्राम। हां ठीक है, एक एनसीईआरटी में क्लमाइडोमोनास का डायग्राम भी है, और एक ये कारा का डायग्राम भी है। ठीक है, तो तीन उदाहरण मतलब तीन डायग्राम जो हैं हरित शैवाल के, वो आपको किस में दे रखे हैं? एनसीईआरटी में। वॉलवॉक्स का डायग्राम एनसीईआरटी में दे रखा है, कारा का और क्लमाइडोमोनास। तो क्लोरेला, क्लमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, हाइड्रोडिक्टियन, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, कारा, अल्वा और क्लैडोफोरा, ये सब किसके उदाहरण हैं? ग्रीन एल्गी के। फिर बता रहा हूं, क्लोरेला, क्लमाइडोमोनास एक कोशिकीय है ये एक कोशिकीय, लेकिन है एक कोशिकीय हरित शैवाल ही, लेकिन पांच जगत वर्गीकरण के आधार पर इन दोनों को रखा किसमें गया है? प्रोटिस्टा जगत में। ठीक है, फिर वॉलवॉक्स और हाइड्रोडिक्टियन दोनों कॉलोनी में पाई जाती हैं। वॉलवॉक्स में ये जो कॉलोनी है, ये डॉटर कॉलोनी है भाई, पुत्री वाली डॉटर कॉलोनी, और बाकी ये जो है वो पेरेंट कॉलोनी है। ठीक है, अब इसमें एक और चीज याद रखेंगे, सी लेट्यूस सब तो सब है। कोशिका भित्ति कैल्शियम कार्बोनेट की किसमें मिलेगी? कारा। कारा मोनोइशियस है, एक लिंगाश्रयी। इसका मतलब कारा में नर लैंगिक अंग और मादा लैंगिक अंग दोनों एक ही कारा पादप पर पाए जाते हैं। फिर याद रखना है बच्चों, क्लोरेला को तो है ना स्पेस ट्रैवलर्स, जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, जो अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री हैं, वो क्लोरेला का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? एक तो वो प्रोटीन के स्रोत में यूज होती है और ऑक्सीजन का स्रोत भी होता है। ठीक है, तो यहां पर एक पॉइंट लिख लेंगे, अंतरिक्ष यात्री क्लोरेला का यूज करते हैं। ठीक है, किसके लिए? प्रोटीन के स्रोत, प्रोटीन एवं ऑक्सीजन के स्रोत में। ठीक है, तो ये आपके पास किसकी बात कर ली बच्चों? अपन ने हरित शैवाल की बात कर ली है। तो हरित शैवाल में क्या क्या उदाहरण याद रखने हैं? वापस
क्लोरेला क्लोमाइडोमोनास लिखा तो मैंने हरित शैवाल में है, लेकिन जगह प्रोटिस्टा की है। वॉल्वॉक्स और हाइड्रोडिक्टोन कॉलोनी वाले रूप हैं। तंतुमय रूप यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा हैं। एक लिंगाश्रयी और भित्ति कैल्शियम कार्बोनेट से किसकी बनी है? कारा। अल्वा जो है उसे सी लेट्यूस कहते हैं। और जंतुओं के ऊपर, बेर भालू के ऊपर जो शैवाल पाई जाती है वो कौन सी है? क्लैडोफोरा। तो ये सब किसके एग्जाम्पल याद रखने हैं आपको? ग्रीन एल्गी के। ठीक है, अब ग्रीन एल्गी के बाद नेक्स्ट क्या आता है बच्चों? भूरी शैवाल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ग्रीन एल्गी के बाद नेक्स्ट क्या है भाई? ब्राउन एल्गी या भूरी शैवाल। और जिसको हम क्या कहते हैं? फेओफाइसी। अब जैसे ग्रीन एल्गी के दो विशेष लक्षण थे बच्चों, दो विशेष लक्षण ग्रीन एल्गी के क्या थे? कि उनमें क्लोरोप्लास्ट का जो आकार था, क्लोरोप्लास्ट का शेप था, वो अलग अलग प्रकार का था। और क्लोरोप्लास्ट के भीतर पायरेनोइड्स पाए जाते थे जो स्टार्च और प्रोटीन से बने थे। केंद्र में स्टार्च है, परिधि केंद्र में प्रोटीन है, परिधि स्टार्च से बनी है। ब्राउन एल्गी की विशिष्टता यह होती है कि ब्राउन एल्गी का साइज, हां, ब्राउन एल्गी में सब के सब ब्राउन एल्गी जो है ना बच्चों, वो बहुकोशिकीय होते हैं। तो लगभग सभी ब्राउन भूरी शैवाल जो है ना, आपको याद रखनी है, ये बहुकोशिकीय होती है। ठीक है भाई, एक कोशिकीय तो हरित शैवाल थी, ब्राउन एल्गी भूरी शैवाल में ये सब बहुकोशिकीय हैं। फिर इनकी साइज भी बड़ी बड़ी होती है, मतलब इनकी साइज में सरलतम रूप भी होता है जिसे हम एक्टोकार्पस कहते हैं। और 100 मीटर लंबे तक भूरी शैवाल होती है जिसे हम कैल्प्स या लैमिनेरिया कहते हैं। तो ब्राउन एल्गी में आपको याद रखना है, इस वर्ग में विषम साइज वाली शैवाल सम्मिलित होती है। अब विषम साइज वाली शैवाल सम्मिलित होती है, मतलब इनमें जो सरल साइज वाली, सिंपल साइज जो है, वो तो होती है एक्टोकार्पस, और बड़े साइज 100 मीटर तक की लंबाई वो होती हैं कैल्प्स, या जिसे क्या कहते हैं? लैमिनेरिया। ठीक है बच्चों, पहचान की बात हो रही है। जैसे क्लोरोप्लास्ट का अलग अलग आकार है, या क्लोरोप्लास्ट में पायरेनोइड्स की उपस्थिति है, इसका मतलब ये तो हरित शैवाल की बात हो रही थी। तो भूरी शैवाल की पहचान कैसे करोगे? भूरी शैवाल की पहचान करोगे उनके साइज के आधार पर, जो विषम साइज हैं। ठीक है, विषम साइज का मतलब जो सरल शाखित रूप है ना, जिनका सरल और शाखित रूप है, वो तो आपके पास एक्टोकार्पस है। और बड़े तंतुमय साइज वाले, जिनका साइज 100 मीटर तक जा सकता है। हाँ, 100 मीटर लंबाई ऐसी नहीं, फैलते हैं समुद्र में। हाँ, समुद्र में बीच में बड़े बड़े 100 मीटर तक फैलने वाले, वो क्या होते हैं? कैल्प्स या लैमिनेरिया। तो ब्राउन एल्गी जो है उसमें सभी विषम आकार की अलग अलग साइजेस की शैवाल होंगी। सरल शाखित रूप किसका होगा? एक्टोकार्पस का। और बड़े तंतुमय साइज वाले भूरी शैवाल जो होंगी, उन्हें अपन क्या कहेंगे? कैल्प्स या लैमिनेरिया। तो है तो सभी बहुकोशिकीय, और विषम कोशिका या विषम साइज वाले शैवाल ब्राउन एल्गी में सम्मिलित है। अब क्या होता है नेक्स्ट चीज बच्चों? भूरी शैवाल जो है ना, भूरी शैवाल की जो मुख्य काय है तो वो थैलस, लेकिन फिर भी उसमें थोड़ा सा विभेदन, उसमें से तने रूपी, पत्ते रूपी और जड़ रूपी संरचना पाई जाती है। तो नेक्स्ट लक्षण क्या है भाई? भूरी शैवाल के थैलस में तने रूपी स्टाइप, जड़ रूपी
होल्ड फास्ट और पत्ती रूपी फ्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है भाई, इनकी मुख्य काय है तो थैलस ही, लेकिन थैलस में थोड़ा सा विभेदन है। हल्की सी तने रूपी संरचना स्टाइप होती है, जड़ रूपी संरचना होल्ड फास्ट होती है और पत्ती रूपी संरचना क्या होती है? फ्रॉन्स। ये याद रखना है। नेक्स्ट, मैंने आपसे कहा था वैसे तो सभी शैवाल जो है, सारी की सारी शैवाल अगुणित होती है, लेकिन भूरी शैवाल भी अगुणित है, लेकिन एक अपवाद है फ्यूकस जो द्विगुणित होती है। तो वैसे तो शैवाल अगुणित है ना? वैसे तो शैवाल अगुणित होती है भाई, बिल्कुल सही, शैवाल अगुणित है, परंतु इसमें अपवाद आता है फ्यूकस। फ्यूकस एक द्विगुणित शैवाल है भाई। तो एकमात्र द्विगुणित शैवाल, और वो भी भूरी शैवाल कौन सी होती है? फ्यूकस होती है। तो वैसे तो सारी हरित शैवाल, भूरी शैवाल और लाल शैवाल अगुणित ही है, लेकिन एक अपवाद क्या है? भूरी शैवाल फ्यूकस जो द्विगुणित होती है। ठीक है बच्चों, तो अब आज तो हमने यहां तक देख लिया। आज हमने हरित शैवाल की पूरी बात कर ली बच्चों, शैवाल के सामान्य लक्षण हमने देख लिए, हरित शैवाल की बात कर ली, और भूरी शैवाल में इंट्रोडक्शन हमने देख लिया। फिर नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम भूरी शैवाल के उदाहरण और लाल शैवाल की बात करेंगे, और फिर शैवाल के बाद नेक्स्ट पादप ब्रायोफाइट्स तक पहुंचेंगे। ठीक है बच्चों, इसी तरह से मन लगा के पढ़ते रहिए। धन्यवाद।